ठीक है, आई थिंक टाइम हो चला है। हम स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स पे एक बार कमेंट कर दीजिए, यस क्लियर है आवाज़। फिर भी मुझे आइडिया लग जाए कि आवाज़ क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये कोट ऑफ द डे है, ये पढ़ के देखिए। डिसिप्लिन इज द चूज बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। ठीक है, अब्राहम लिंकन जी ने लिखा है। तो आपका शॉर्ट टर्म प्लेजर है और दूसरा आपको सेकंड चीज जो है लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। ठीक है, तो आपको क्या चूज करना है यहाँ पर, ये आप पे डिपेंड करता है। अपने गोल्स को देखिए, लाइफ में क्या मुझे बनना है अभी। छोटे मोटे प्लेजर को अवॉइड करिए किसी भी तरीके के, और अपना लाइफ आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। अपने जो गोल सेट कराया है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो एग्ज़ाम क्लियर करिए, पढ़ाई करिए। और छोटे छोटे प्लेजर की तरफ मत दौड़िए। सबसे बड़ा तो ये फ़ोन है, देखो ये फ़ोन ही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। हेल्प भी करेगा, पर इसे सही से यूटिलाइज करोगे तो ये हेल्प करेगा, नहीं करोगे यूटिलाइज तो फिर ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपने आई थिंक आई होप आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे इसे, और होप करते हैं आपको जल्दी सक्सेस मिल जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए और आप इस विशियस साइकिल से बाहर निकले। ठीक है, चलिए फिर। फर्स्ट टॉपिक है, आज सेगमेंट है हमारा पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या होता है। जो भी गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने जो भी इनिशिएटिव लिए होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जन सेवा कनेक्ट प्रोजेक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जन सेवा कनेक्ट प्रोजेक्ट है, ये किसका प्रोजेक्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, कहाँ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है पोस्ट ऑफिस का, जो ओल्ड पोस्ट ऑफिस है हमारे, उनको क्या है, उनको रिहेबिलिट करना है और उनको अपग्रेड करना है। ठीक है, नहीं और कुछ नहीं करें। डिजिटली एनेबल्ड बनाएंगे, मल्टी सर्विस पब्लिक हब्स बनाएंगे इसे। और जो उनका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करके एक नई बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, नया उसमें एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो जन सेवा प्रोजेक्ट किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। अरे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? वो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। ही रिप्रेजेंट गुना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रहेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, जन सेवा कनेक्ट प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं, डिजिटली एनेबल्ड बना रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है ज्योतिराज सिंधिया। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकंड, मेरा चैट बॉक्स कहाँ चलेगा? मुझे मेरा चैट बॉक्स नहीं दिख रहा, कैसे हो गए? हाँ जी, ठीक है, ओके है, तो मैं इसको नीचे कर दूँ चैट बॉक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा युवा संगम फेज 6 लॉन्च हुआ है अभी। ये किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। अब इसमें है क्या प्रोजेक्ट में? देखो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब जो दो रीजन है, जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट समझ लो या फिर नॉर्थ इंडिया समझ लो, तो उसके बीच में इंटीग्रेशन लाना। ये कैसे कर रहे हैं? ये जो वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू मीटअप करवाएंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है किसके अंदर? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये युवा संगम फेज 6 लॉन्च किया है। ठीक है,
तो एक से ये पूछा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ किसने लॉन्च किया है, युवा संगम फेज टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। अब जो मेन क्वेश्चन बन सकता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में, एक भारत श्रेष्ठ भारत कब लॉन्च हुआ था? 31 अक्टूबर 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करा था। और ये कब कराया गया था? 140 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहलाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब है? 31 अक्टूबर 2015। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 31 अक्टूबर को 2015 को ये लॉन्च किया था। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसमें मैंने बता दिया कैसे कल्चरली हम दो रीजन को अ, एक जोड़ेंगे, उनको जो उनका कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनको कैसे हम फॉस्टर करेंगे और कल्चरल हार्मोनी के लिए हम वो करेंगे। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो आपने याद होगा कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता दिवस, इसमें हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है। किसी को पता है वो कौन से स्टेट में है? कोई कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, कौन से स्टेट में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसी को पता है कौन से स्टेट में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। गुजरात, वेरी गुड, गुजरात में है। कौन से उसमें विलेज में है वहाँ के? गुजरात के कौन से विलेज में है? ठीक है, केवड़िया गांव में है। केवड़िया एक गांव है जो गुजरात में है, उसमें। और ये कौन से रिवर के पास बनाया है, ये भी क्वेश्चन आता है। कौन सी रिवर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कौन सी रिवर के पास में बनाया गया है, कौन सी रिवर के सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो आंसर इज नर्मदा रिवर, नर्मदा। ठीक है, और इसकी हाइट भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आई थिंक 183 मीटर, ये वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू है। वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू का इसे टैग मिला है। किसको? स्टैचू ऑफ यूनिटी को। जो किसको वो है, डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, अब ये देख ले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ये संबलपुर उड़ीसा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। और आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री पासांग दोरजे सोना जी। ठीक है, ये ही रिप्रेजेंट मीचुका कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई डाउट इस टॉपिक में? नहीं, आगे चलते हैं फिर। चलिए, अब आगे हमारा दूसरा सेगमेंट जो कि है इम्पोर्टेंट फर्स्ट, जो जो फर्स्ट बार हुआ है इंडिया में इंटरनेशनली, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है इसमें, इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। ठीक है, जो हमारा अब पहले तो ये देख लेते यूनिकॉर्न होता क्या है। ठीक है, ये जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको वो करा जाता है, नेमिंग करा जाता है या डेजिग्नेट करते हैं यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न की डेफिनेशन क्या होती है? जो भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्राइवेट स्टार्टअप है, उसको क्या, अगर उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है तो उसको यूनिकॉर्न डेडिकेट कर देते हैं, डेजिग्नेट कर देते हैं। ठीक है, $1 बिलियन याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, कि जो भी स्टार्टअप $1 बिलियन से एक्सीड हो जाता है जिसकी वैल्यूएशन, तो उसको हम यूनिकॉर्न डेजिग्नेट कर देते हैं। अभी क्या हुआ, स्काई रूट एयर स्पेस है, वो क्या है, यूनिकॉर्न बन चुका है। पर ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट टेक स्टार्टअप। ठीक है, अब थोड़ा सा स्काई रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्काई रूट है क्या? तेलंगाना की कंपनी है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेड कब किया? 2018 में करा था। फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट है जो पवन कुमार चंदन एंड नागा भरत धाका, इन्होंने ने फाउंड करा था। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, जो कि जो प्राइवेट एंटिटीज है स्पेस के लिए उनको प्रमोट करती है। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस करती है, ऑथराइज कर देती है, जो भी डिटेल वैसी डिटेल वो है क्या बोलते हैं, हेल्प प्रोवाइड करती है प्राइवेट स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है,
ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? भोपाल, गुजरात में। ठीक है, ये वो वाला भोपाल नहीं है मध्य प्रदेश वाला, ये भोपाल गुजरात का है। ठीक है। फॉर्म्ड कब हुआ था? 2020 में, 2020 में इसको फाउंड किया गया था। तो इन स्पेस ये चीज़ है। ठीक है। और इसरो के बारे में कोई बता पाएगा? इसरो, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कब हुई थी फाउंडेड। तो 15 अगस्त 1969। ठीक है, इसरो जो है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 15 अगस्त 1969 को फाउंड हुई। किसने करी थी? डॉक्टर विक्रम भाई, विक्रम साराभाई ने। ठीक है। तो ये 1969 में हुई थी। इसके जो करंट चेयरमैन जो है वो डॉक्टर वी नारायण है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो कब फाउंड हुई थी और उनके करंट जो चेयरमैन है वो कौन है। हेडक्वार्टर इनका बेंगलुरु कर्नाटका। ये भी क्वेश्चन आता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर ये टॉपिक। इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न, ये यूनिकॉर्न बनी है। ठीक है। पहला स्पेस टेक है, स्पेस स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न बना, मतलब इसकी वैल्यूएशन क्या है? $1 बिलियन से ऊपर चली गई है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन? मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट एमएलए ऑफ नॉर्थ बंगाल रीजन टू होल्ड ए स्पीकर चेयर इन द स्टेट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। मतलब पहली बार कोई नॉर्थ बंगाल रीजन का स्पीकर बना है, किसमें? वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली में। ठीक है। इनका नाम है रतिंद्र बोस जी। ठीक है। और ये 11th स्पीकर है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? कोच बिहार दक्षिण असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ से। ठीक है। और इनकी जो अभी इलेक्शन जो हुए थे वेस्ट बंगाल में, जिसमें आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, बीजेपी वहाँ पर मेजोरिटी पार्टी बन चुकी है। जो अब क्वेश्चन आ सकता है, अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था, तो 18th लेजिस्लेटिव, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब इलेक्शन 18th वाला हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेट कर देते हैं ऐसे। पॉलिटी में आर्टिकल 178 में बोला गया है कि हर स्टेट असेंबली में स्पीकर होना चाहिए और एक डिप्यूटी स्पीकर भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज। तो आर्टिकल 178 डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि स्पीकर का स्पीकर होना चाहिए और डिप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। तो आर्टिकल 178 याद रहेगा। ठीक है। और स्पीकर के पास एक बहुत बड़ी अच्छी पावर होती है। ठीक है, वो अंडर आर्टिकल 119 के अंदर रखे कि वो भी किसी भी बिल को सर्टिफाई कर सकता है, इट इज अ मनी बिल और इट इज अ नॉट ए मनी बिल। ठीक है। तो आर्टिकल, दो आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 178, आर्टिकल 199। स्पीकर हैज ए फाइन पावर टू सर्टिफाई वेदर इट इज अ बिल और ऑर्डिनरी बिल और ए मनी बिल। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीकर। फर्स्ट स्पीकर कौन थे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के? तो ईश्वर दास दास जलन जी। अगर पूछ लिया था किसी एग्जाम में फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो ये थे। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ एनी स्टेट, इंडियन स्टेट असेंबली, जितनी भी स्टेट असेंबली है ऑल ओवर द इंडिया, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे लंबे सर्विंग स्पीकर जो रहे हैं वो है हमारे हासिम अब्दुल्ला हलीम जी। ठीक है, लेफ्ट फ्रंट के थे। तो इन्होंने पूरा ऑलमोस्ट 22 ईयर्स, कंजिक्यूटिव ईयर्स ये स्पीकर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, केवल वेस्ट बंगाल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखना है कि लॉन्गेस्ट अगर क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर कौन है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे हासिम अब्दुल हलीम। ठीक है, ये स्टेट असेंबली की बात हो रही है। किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा जिन्होंने टर्म लिया है वो रहे हासिम अब्दुल हलीम जी। 1982 से 2011 तक ये स्पीकर ही रहे हैं वहां पर। ठीक है। अगर या तो स्टेट ही पूछ लेंगे कौन से स्टेट में लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर मिले हैं, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है। तो और चलिए आगे चलते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक ये है, अरुणाचल के अभी कौन है असेंबली, करंट स्पीकर कौन है अरुणाचल असेंबली में? श्री तेसाम थोपते तुत्सा जी। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबली? ये श्री तेसाम थोपते तुत्सा जी है। ठीक है। फर्स्ट स्पीकर कौन थे अरुणाचल प्रदेश जी के? सर मनी बिल क्राइटेरिया इन ब्रीफ। मनी बिल मैम, ऐसा होता है कि जो ऑर्डिनरी बिल हम पास करते हैं
तो मनी बिल में क्या होता है, केवल जो गवर्नमेंट जो वो ले रही है, मनी यूज करेगी, अप्रोप्रिएशन बिल भी कहा जाता है इसे, और अप्रोप्रिएशन बिल तो नहीं, मनी बिल ही कहते हैं, पर जो भी मनी यूज कर रही है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, वो केवल मनी बिल में आता है। ये आर्टिकल 110 है पार्लियामेंट के लिए आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में, मनी बिल के बारे में। इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे पॉलिटी क्लास में। इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसका मनी बिल का एक ही ओरिजिन है, इसमें केवल पैसे बाहर निकालना और अंदर निकालना, पैसे जो हमारी असेंबली यूज करेगी वही इसमें अंडर इसके प्रोविजंस होते हैं, और इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं होगा। मतलब आप इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और इसमें केवल मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये केवल अगर किसी स्टेट में दो वो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होता। लेजिस्लेटिव जैसी असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा, तो असेंबली के पास केवल यही पावर है कि वो उसे केवल डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे, केवल डिस्कशन होगा और वो सीधे पास करा दिया जाएगा। ठीक है। और ये पहले ही गवर्नर से परमिशन लेके इंट्रोड्यूस करा जाता है, मनी बिल। ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि आपने मनी बिल इंट्रोड्यूस करा, फिर उसमें डिस्कशन हो रहा, कुछ चेंजेस वो देगी जो अपोजिशन है या फिर असेंबली के मेंबर थे, वो चेंजेस करवा, नहीं, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होता है। इंट्रोड्यूस हुआ, गवर्नमेंट पास करेगी और सीधा ये पास हो जाता है। ठीक है। इसमें क्योंकि ये जो डे टू डे एक्टिविटी होती है ना गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए यूज करा जाता है मनी बिल। मतलब सैलरीज देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, फिर जो स्कीम्स वगैरह में जो पैसा जा रहा है, जो अर्जेंट बेसिस में जो मनी यूज होता है गवर्नमेंट में डे टू डे बेसिस में, उसके लिए मनी बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है असेंबली में। ठीक है। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में केवल इंट्रोड्यूस होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। और ये पहले ही गवर्नर से परमिशन ली जाती है, पहले से ही उनको बताया जाता है कि हम मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। और गवर्नर के पास ये पावर पावर नहीं होती कि उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये दो या नाम याद रखनी है, फर्स्ट स्पीकर कौन थे अरुणाचल प्रदेश असेंबली के, और करंट स्पीकर जो है वो कौन है इस टाइम पे। ये दोनों में याद रखिएगा, तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंसर कर देंगे। ठीक है। और दूसरा नाम ये याद, तीसरा नाम ये याद है, लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर कौन थे ऑल ओवर द इंडियन स्टेट असेंबली के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब ये वैभव सूर्यवंशी जी है। इन्होंने क्या करा है अभी, फर्स्ट इंडियन टू हिट 50+ सिक्सेस इन द सिंगल सीजन। ठीक है। ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा सिक्सेस बनाने एक आईपीएल सिंगल सीजन में। ठीक है। ये हिस्टोरिक माइलस्टोन इन्होंने कब अचीव किया, जो अभी आईपीएल चल रहा था 2026 में, जो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो उसकी विनर है। ठीक है। ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। माइलस्टोन कब अचीव करा, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जो उनका मैच था उसमें अचीव करा था। ठीक है। तो ये जस्ट सिट्स बिहाइंड क्रिस गेल, क्रिस गेल के पीछे ये एकदम, जिन्होंने 59 सिक्सेस मारे थे कितने 2012 सीजन में, तो उन्होंने 50 से प्लस मार दिए, पर ये फर्स्ट इंडियन बन चुके। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। ठीक है, ये याद रखना, क्रिस गेल तो वेस्ट इंडीज के, तो फर्स्ट इंडियन तो बने ही नहीं। तो फर्स्ट इंडियन कौन बन गए, वैभव सूर्यवंशी जी। ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है। तो आईपीएल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो ये वाला सेशन था वो कौन सा सेशन था, सीजन था आईपीएल का, किसी को कमेंट बॉक्स में बताया, कोई देखता हो आईपीएल, 14 15 16 17 18 19 कौन सा सीजन था ये, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा सीजन था। नहीं। ठीक है, ये 19 सीजन था आईपीएल का, पूरे के पूरे 19 सीजन हो चुके हैं। ये जो 2026 वाला 19 सीजन था, तो ये 19 सीजन आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आईपीएल का कौन सा सीजन जो 2026 में हुआ 19 में। ठीक है। और अब आगे चलते हैं, तो इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में थोड़ा बस पढ़ लीजिए। इस ईयर 2008 में स्टैब्लिश करी गई थी। पहला मैच जो है अप्रैल 2008 में हुआ था, किसके बीच में, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में। कहाँ हुआ था, एम चिन्नम स्वामी स्टेडियम बैंगलोर में था। इनॉग्रल चैंपियन का फर्स्ट चैंपियन कौन थे, राजस्थान रॉयल्स से। ठीक है।
पहले चैंपियन जो थे, पहला सीजन जो 2008 में हुआ था, राजस्थान रॉयल्स जीते थे। ठीक है, अभी कौन जीते हैं? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी, जो कि विराट कोहली की टीम है। ठीक है, याद रहेगा आपको थोड़ा बहुत। पहले इसमें 8 टीमें थी, अब क्या 10 टीमें ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे चलते इनका नाम याद रखना कि वैभव सूर्यवंशी जी, सबसे ज्यादा 50+ सिक्सेस इन अ सिंगल सीजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव। ठीक है, इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव है, ये याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट ये याद सकता है कि वेदर डेरिवेटिव कौन सा बना, उसका नाम क्या है? रेन मुंबई। ठीक है, ये लॉन्च किसने किया? नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ने कराया लॉन्च। और डेवलप किसने किसने कराया? नैन्सी इन कोलाबोरेशन विद आईआईटी मुंबई। तो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, इंडिया फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव का नाम क्या है? तो रेन मुंबई है। कोलैबोरेशन में किसने बनाया? आईआईटी बॉम्बे ने बनवाया। और डेरिवेटिव जो टर्म है, ये इकोनॉमिक टर्म है। ये इकोनॉमी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें डेरिवेटिव होता कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फार्मर्स और जो मतलब एग्री बिजनेस में रखते हैं, वो रखते हैं, जो फार्मर्स हो गया, लॉजिस्टिक कंपनीज होगी, और जो हमारी एग्रो बेस्ड कंपनीज, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिस जो कि वो होते ट्रेड होते हैं एनसीडीएक्स में। ये ट्रेड एक्सचेंज है। ट्रेड में जैसे मान लीजिए आपने 100 केजीज पोटैटो के थे, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा किसी कंपनी के साथ, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड होगा कि इसके बेसिस में ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे इसकी प्राइजेस। तो पहले से एक क्लियर कट ट्रेड डिमार्केशन हो जाएगी कि ये एक स्टॉक एक्सचेंज टाइप का ही है। ठीक है। ठीक है, एनसीडीएक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। ये हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगे, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज का हेडक्वार्टर क्या है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। थोड़ा बहुत सेबी के बारे में भी पढ़ लीजिए। सेबी क्या है? पहले जो 1988 में फॉर्म हुए थे, नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, मतलब इसका कोई एक्ट से फॉर्मेशन नहीं हुआ था, एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि गवर्नमेंट ने खुद बना दी थी। पर 1992 में इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दे देगा था, मतलब इसके लिए एक्ट लिया गया था। ठीक है, तो सेबी एक्ट 1992। तो अगर कोई पूछता है कि फॉर्म कब हुआ था इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन, तो सीधा आंसर बोलेंगे 1992 में। कहाँ पर है ये सेबी? ये भी मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई में है। ठीक है, चलें आगे फिर। ठीक है फिर, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट। ये अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है, पहला इंडिया का। कहाँ बनाया गया? सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आएगा और कुछ नहीं, कि इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बना है। तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना, सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कुछ न कुछ रहेगा ऐसा। पर ये है कि फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम कौन से स्टेट में है? पूछ लेगा, या तो महाराष्ट्र में। बस यही इसमें क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये देखिए अंडर वाटर म्यूजियम कैसा है, ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इंडिया फर्स्ट लेवल कैबिनेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या है, पहला स्टेट बन गया है केरला, जिसने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टफोलियो बना दिया है अपने कैबिनेट में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा भाई कि आर्टिक कौन सा स्टेट है जिसने पहला कैबिनेट लेवल पोर्टफोलियो बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? तो वो बन गया है केरला। तो वो उनके केरला के फर्स्ट, केरला के एआई मिनिस्टर जो है, जिनका नाम है पीके कुनहालीकुट्टी। ठीक है, ये इनकी शक्ल है। आप थोड़ा याद रहेगा आपको शक्ल देख के कि केरला के हैं मिनिस्टर जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर वो कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया गया। सेकंड स्टेट कौन फॉलो करा? तमिलनाडु। ठीक है, ऑलरेडी से बिकमिंग ए सेकंड इंडिया से स्टेब्लिश इंडिपेंडेंट एआई मिनिस्ट्री। तो पहला केरला ने बनाया, दूसरा तमिलनाडु ने बना दिया। ठीक है, तमिलनाडु के कौन है एआई लीडरशिप? वो आर कुमार। नाम नहीं पूछेंगे, पर स्टेट पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो कॉइन करा था फर्स्ट टाइम, किसने करा था? जॉन मैकर्डी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप इसको रट डालिए, क्योंकि एआई एआई इतना हो गया है न्यूज़ में। तो पूछ रहे हैं एग्जाम की, टर्म पहली बार किसने टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन किया था? तो जॉन मैककार्थी इन 1955। ठीक है,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। एआई मिनिस्टर याद हो जाएगा, केरला। पहला कौन सा है, फर्स्ट ही पूछेंगे, सेकंड तो मुश्किल पूछेंगे, तो केरला आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू टैक्स ब्रीवेजेस बेस्ड ऑन द अल्कोहल कंटेंट, मतलब पहला स्टेट बन चुका है कर्नाटका, जिसने की जो ब्रीवेजेस है, मतलब जो आपकी अल्कोहल है, उसको अल्कोहल कंटेंट के बेस में टैक्स करेगा। मतलब कम अल्कोहल तो कम टैक्स लगेगा, ज्यादा अल्कोहल किसी ब्रीवेज में तो वो उसमें ज्यादा टैक्स लगेगा। तो ये कर्नाटका कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? कर्नाटका। तो ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, सी पद्मनाभ। अब ये चेंज होने वाले हैं, अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। पर ये याद रखना, आपके स्ट्रेंथ जैसी स्ट्रेंथ होगी, अगर 5% है तो कम टैक्स लगेगा, 12% है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा उस बेवरेज में। तो ऐसे इन्होंने फर्स्ट स्टेट है जिसने अल्कोहल कंटेंट के बेसिस में टैक्सेस स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अल्कोहल वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे स्टेट में वैसे इशू रहता है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट वुमेन आई ए ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू अर्न कैटेगरी ए QFI। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर है जिन्होंने एक कैटेगरी ए का वो ले लिया टैग। कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, ये पहली वुमेन बनी है। स्क्वाड्रन लीडर सानिया जी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्चर का टैग ले लिया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स की टू अर्न द क्वालिफाइड ए कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्चर का टैग, तो आपको सीधा आंसर मार्क करना है स्क्वाड्रन लीडर सानिया। ये इनकी फोटो है साइड में। ठीक है, कहाँ चलेगा? हाँ जी, ये इनकी फोटो है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये इनकी फोटो है, याद रहेगा आपको फोटो देख के कि कौन था। लीडर सानिया जी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडियन फोर्स 8 अक्टूबर 1932 में स्टैब्लिश हुई थी। देखिए 1947 से भी पहले है। देश इंडिपेंडेंस 1947, उससे पहले हमारी एयरफोर्स, क्योंकि ब्रिटिश एयरफोर्स उस टाइम उसका नाम होता था। ठीक है, प्राइमरी मिशन क्या है इंडियन एयर स्पेस को देना है, कॉन्डक्ट एरियल वॉरफेयर। इसका मोटो क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल था। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें कि मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स, टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वायु भवन न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो इनकी करंट एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह, जिनकी ये फोटो आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये अमरप्रीत सिंह जी है, ये करंट एयर चीफ मार्शल है। ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो मार्शल अमरप्रीत सिंह। आप याद रखिएगा, दो नाम याद रखोगे आपको। एक तो जो करंट चीफ है एयर इंडियन एयरफोर्स के, वो है मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। और जो स्क्वाड्रन लीडर हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट वुमेन बनी है टू वन कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्चर का, तो वो है स्क्वाड्रन लीडर सानिया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी कुछ डाउट हो रहा है, कुछ भी आप पूछ ले करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप कम्युनिकेट करते रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि चलो कोई ना कोई आगे नेक्स्ट उसमें बैठा है जो कि पढ़ रहा है चीज़ें। ऐसे नहीं कि आप लिख दीजिए, लिख लिख रहे हैं अच्छी बात है, पर कम्युनिकेट करते रहेंगे। कुछ इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप जरूर लिखिए उस चीज़ को। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड 5 डिजिटल बैंकिंग। अब ये 5 डिजिटल क्या है? नाम ही अजीब लग रहा है 5 डिजिट। तो 5 डिजिटल कुछ नहीं है, दो चीज से मिलके बन गया है, फिजिकल प्लस डिजिटल डिजिटल। ठीक है, फिजिकल प्लस डिजिटल बैंकिंग। तो इसका नाम क्या है, कहाँ करा है पहले, सबसे पहले देखें, गुवाहाटी आसाम में। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा। फर्स्ट एआई पावर्ड 5 डिजिटल बैंकिंग ब्रांच कहाँ ओपन हुई है? गुवाहाटी आसाम में ओपन हुई है। किसने करी है? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, तो ये है। ठीक है जी, 5 डिजिटल को नहीं है, फिजिकल भी रहेगा डिजिटली भी है, दोनों बैंक रहेगा, दोनों को जोड़ के 5 डिजिटल बना दिया है। और कुछ नहीं है याद करने के लिए, इतना सिंपल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। फर्स्ट एआई पावर्ड 5 डिजिटल बैंक कहाँ है? तो गुवाहाटी आसाम में करा है, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में। आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया फर्स्ट एल्गिल ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
ये पहली बार हुआ है ऐसा कि एल्गल ट्री ही बना दिया है। ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडिया का एल्गल ट्री है जो कहाँ वो करा गया है, लोकेशन इंस्टॉल करा गया है, स्वामी विवेकानंद पार्क भोपाल मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन यही आएगा कौन से स्टेट में करा गया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में करा गया है। ठीक है। डेवलप किसने कराया, ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एल्गल ट्री जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में इंस्टॉल किया गया है किसने बनाया है, तो मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ये बनाने वाले हैं। ठीक है। इसका कुछ काम नहीं है। ये क्या कर रहा है, एल्गल ट्री ऐसे लगा दिया गया है। अब ये सोलर पावर्ड है। ये क्या करेगा, CO2 अंदर खींचेगा, और जो एल्गल प्रोसेस के थ्रू माइक्रो प्रोसेस होगी उसके थ्रू CO2 बाहर देगा, मतलब ऑक्सीजन बाहर देगा। ट्री का काम क्या होता है, CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो यही एल्गल ट्री का काम है। ये CO2 अंदर लेगा और ऑक्सीजन बाहर देगा। अब इसकी कुछ वो है कि इट क्लेम्स कि इट डज वर्क ऑफ 20 से 25 ट्रीज का काम एक साथ कर लेगा। ठीक है। एनुअली डेट 1 टन्स की जो CO2 एनुअली रिड्यूस कर देगा। अब देखो, वैसे पेड़ तो काटे जा रहे हैं, अब ये वाले पेड़ लग रहे हैं, बताओ कितनी शर्म की बात है वाले। ठीक है। चलो ये कहीं वैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर ऑलरेडी ट्री नहीं है, और जहाँ पर हम पे ऑप्शन ही नहीं है कि हम वैसे ट्री लगा पाए, क्योंकि कॉन्क्रीट जंगल तो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे ट्री लगेंगे अब आपको दिखेंगे आपके आसपास। तो एल्गर ट्री याद रखना कहाँ लगा है, भोपाल मध्य प्रदेश में। किसने बनाया, मशरूम वर्ल्ड ने। क्या करेगा, CO2 लेगा, ऑक्सीजन भर देगा, सिंपल। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चले आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। अब ये कहाँ गया, कहाँ इंस्टॉल किया है, ये कच्छ गुजरात में है। अब इसमें देखने की चीजें, दो तीन चीजें देखने की। ठीक है। पहले है क्या चीजें देख लो। इंडिया फर्स्ट ग्रीन मिथनॉल, मिथनॉल क्या होता है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है। जिसको हम बनाते हैं, किससे बना रहे हैं, ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या है, कोई घास फूस से बना रहे होंगे। ठीक है। घास फूस कौन सी है, प्रो प्रोसॉस्पिस जूलीफोरा, इस घास का यूज करके हम इसको बना रहे हैं जरा मेथनॉल को। ठीक है। कहाँ बनाई है ये, कच्छ में पाई जाती है, बन्नी ग्रासलैंड में। कहाँ पाई जाती है ये वाली, प्रोपिस जूलीफोरा। इट इज रैंक्ड एज टॉप 10 इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 100 स्पीसीज इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज मतलब ये फैल रही है बहुत ज्यादा, और जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स उसको भी खाई जा रही है, उनको खत्म करी जा रही है। तो इन्वेसिव स्पीसीज, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को काटो और इसी से मेथनॉल बनाना शुरू शुरू कर दो। ठीक है। तो इन्वेसिव स्पीसीज भी कम हो जाएगी और मेथनॉल भी बन जाएगा। ठीक है। तो ये प्लांट कहाँ लगा है, कच्छ गुजरात में लगा है। ये हेल्प क्या कर रहा है, इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रीन हाउस स्ट्रैटेजी है उसको, उसके जो टारगेट्स है उसको मीट करने का हेल्प करेगा। थोड़ा सा IMO को पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। ठीक है। स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। हेडक्वार्टर का है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। आगे क्यों चले गया। ठीक है। और जो फॉर्म्ड कब हुआ था ये, 1948 में। कन्वेंशन आया था, फोर्स कब हुआ, 1958 में। तो ये याद रखना, हेडक्वार्टर पूछ लेंगे कि इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये UN की एजेंसी है, और कुछ नहीं है इसमें याद करने का। ठीक है। ये बस आप जो ये ट्री शर्ब है, इसका नाम याद रखना, प्रॉस्पिसिस जूलिफोरा, और कहाँ पर बनाया गया है? कच्छ गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में। मेथनॉल बना रहे तो शिप में जो भी हम यूज करेंगे पेट्रोलियम, उसमें मेथनॉल ब्लेंड करेंगे तो क्या होगा, तो शिप्स हमारी जो है उसमें जो वो यूज होता है, पावर यूज होती है, वो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लिखा ही है, अल्टरनेटिव टू फॉसिल बंकर फ्यूल और ओशन गोइंग शिप, शिप में यूज होगा और कुछ नहीं। आगे चलिए, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट चलते हैं। ये फर्स्ट मदर सन कॉन्करेंट मेयरल डुओ इन UK। ठीक है। ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करा है। ये हरियाणा के ओरिजिन के दो इंडियन इंडिविजुअल है, मदर और उनका सन है तुषार कुमार और प्रवीण रानी जी। तुषार कुमार 23 एज के, प्रवीण रानी जी क्या करे, किसी अ, जो वो होते हैं कॉरपोरेशन, यूनाइटेड किंगडम में उनके मेयर इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तुषार कुमार कहाँ के करें, मेयर ऑफ एलिस्ट्री एंड ब्राउनहमवुड इन टाउन काउंसिल ऑफ हर्ट फॉस्ट्रायर, और उनके मदर जो है प्रवीण रानी जी,
दो नाम याद रखना, हर्ष तुषार कुमार, देखिए क्या है, तुषार कुमार और प्रवीण रानी जी, ये है। और जो प्रवीण रानी मेयर ऑफ नेबरिंग हर्ष मेयर ब्राउ काउंसिल। तो ठीक है, ये दोनों नाम आएंगे, तो आपको ऑप्शन दूसरे दे सकते हैं, कोई राकेश कुमार या कोई और नाम देना, शीना रानी, ऐसे ऐसे करके नाम दिया, तो आप नाम याद रखेंगे, डायरेक्ट आंसर मार्क होता है। फर्स्ट सन और मदर डुओ कॉन्करेट मेयर डुओ इन दी, एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही टाइम पे दोनों के दोनों मेयर है। एक तुषार कुमार जी वो मेयर ऑफ एलेस्ट्री है, और जो उनकी मदर है वो मेयर ऑफ हर्स्ट मेयर है। ठीक है। ठीक है जी। इंडेक्स मिलेगा, जीआई टैग कवर करेंगे क्या सर? हाँ जी हाँ जी, आएंगे तो जरूर करेंगे। वीकली वीकली वाला है ना ये सेशन, तो वीकली में जैसे ही कुछ आ रहा है तो हम सब कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट इंडेक्स करेंगे, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवर करेंगे, और जीआई टैग भी कवर करेंगे। ठीक है। ये इनकी फोटोज है, आप देख लीजिए। ये इनके बेटे हैं और ये इनकी मदर। ठीक है, ये मेयर बन चुके हैं। कहाँ? यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड। ठीक है। आगे चलते हैं, ये हरियाणा ओरिजिन के क्वेश्चन, ये भी आ सकता है कहाँ के, तो हरियाणा ओरिजिन के। चलिए जी आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस क्रिस्पर जीन थेरेपी। ठीक है, ये पहली इंडिजीनियस क्रिस्पर जीन थेरेपी है जो इंडिया ने बनाई है। तो अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोऑर्डिनेशन विद सीआईएसआर ने वो कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें ये बताया गया, किसके बीच में वर्कशॉप थी, कि बीट्स ऑफ 101। ठीक है। बीट्स ऑफ 101 क्या है? एक क्रिस्पर जीन थेरेपी का एक वो है, जीन एडिटिंग थेरेपी जो होती है उसका एक टूल है। ठीक है, इसका नाम रखा है बिरसा 101। ठीक है। ये फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड, मतलब ये इंडिया ने ही बनाई, और ये किस लिए यूज हो रही है? टू एलिमिनेट एंड ट्रीट सिकल सेल सिकल सेल डिजीज। ठीक है। अब थोड़ा सा सिकल सेल डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सिकल सेल डिजीज होता क्या? ये एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है। अभी बीट्सा 101 नाम इसका है, तो ये नेम किसके नाम पे? बीट भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। 1899 आई थिंक और 1900 के में इन्होंने कौन सा रिवोल्ट करा था? मुंडा रिवोल्ट, जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1899 टू 1900 आई थिंक यही है उसकी डेट्स है। तो आप मुंडा रिवोल्ट पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें जो फ्रंट लीडर थे भगवान बिरसा मुंडा, वो भगवान तो बाद में बना दिया, पर उनका पहले नाम बिरसा मुंडा जी था। झारखंड में बहुत माने जाते हैं। ठीक है, झारखंड स्टेट के थे, तो जो रिवोल्ट हुआ वो भी झारखंड में हुआ था। ठीक है। 1899। तो ये याद रखेंगे आप। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल डिजीज है क्या? तो ये बता रहा था मैं आपको, ये एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज में होता क्या है, जो हमारे वो है रेड ब्लड सेल है, उनकी जो साइज है ना, साइज बोला, शेप सॉरी, शेप जो होता है वो सिकल से सिकल की तरह हो जाता है। सिकल क्या होता है? जैसे घास काटते हैं ना, एकदम टेढ़ा सा ऐसा होता है, देखो मैं दिखा रहा हूं, ऐसा सा होता है सिकल कुछ। ठीक है, तो ऐसा शेप बन जाता है हमारा। होता था जो रेड ब्लड से वो कैसा होता है, गोल होता है ना, ऐसे ऐसे, तो उसका शेप कैसा बन गया? ऐसे बन गया। और जब ये ऐसे बन जाता है ना, तो ये डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। और इनसे ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करती है मेन, क्या करती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, वो नहीं कर पाता, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑर्गन्स जो है हमें फेल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक डिजीज है। तो उसको एडिट करने के लिए हमने एक टूल बनाया जिसका नाम है बीट्स ऑफ 101। तो ये जीन लेवल पे हम एडिटिंग करेंगे, समझ रहे हो आप? जीन लेवल पे एडिटिंग करेंगे तो ताकि ये सिकल सेल एनीमिया जो है ठीक हो सके। ठीक है। तो इसका नॉर्मल ऐसा होता है, पर जब जेनेटिक डिजीज है तो सिकल सेल जब होता है तो ये ऐसा बन जाएगा हमारा रेड ब्लड सेल। ठीक है जी। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो अभी करंटली है, वो है श्री ज्वाल ओराम जी। ये हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अभी करंट मिनिस्टर कौन है ट्राइबल अफेयर्स के, तो वो है श्री जोल ओरम जी। ठीक, सिकल सेल एनीमिया देखिए, ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, रेड ब्लड सेल क्या होता है? रिजिड होता है, स्टिकी हो जाती है, शेप लाइक क्रिसेंट जैसा शेप हो जाता है, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, राउंडेड डिस्क में होती है, फ्लेक्सिबल है और राउंडेड डिस्क में, पर अभी क्रिसेंट शेप का साइज हो जाता है। तो वही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, और जो हमारा क्या बोलते हैं, ब्लड की जो कमी हो जाती है, और मैं बताया था आपको डिस्ट्रॉय होने लग जाती है अपने आप में, तो ऑटोमेटिकली अनीमिया क्रिएट हो जाता है। अनीमिया होता क्या है? कि खून की कमी होगी बॉडी में।
तो इसको नाम दिया है सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाम याद रखना, बिरसा 101, ये क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर जीन थेरेपी। आगे चलते हैं। आगे ट्रेंडिंग बुक्स एंड ऑथर्स। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे, बुक्स एंड ऑथर्स। पहला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, किसको मिला है? ताइवान, ताइवान ट्रैवलॉग, ये एक नोवेल है। ठीक है, इसको मिला है 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, ये फर्स्ट बुक है ओरिजिनली रिटन इन मैंडरिन चाइनीज, चाइनीज में लिखी गई है पहली बुक ओरिजिनली। ठीक है, नाम याद रखेंगे कि सीधा क्वेश्चन यही आता है अगर एग्जाम में आएगा कि 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, तो किसको मिला है? ताइवान ट्रैवलॉग, टीटी से याद रख लेंगे, ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग। ठीक है, 2026 का। किसने लिखा, ऑथर कौन अगर पूछ लेंगे तो ऑथर का नाम है यांग शुआंग शी, ये ऑथर का नाम है। ये फर्स्ट ताइवानीज ऑथर है जिन्होंने जीता। ठीक है, ट्रांसलेट किसने किया? लिन किंग ने। ठीक है, कौन फॉर्ड कौन करता है? बुकर प्राइज फाउंडेशन, और कुछ नहीं है। प्राइज मनी है 50,000 यूरो। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो फर्स्ट विनर थी इंडिया की तरफ से वो कौन थी? गीतांजलि श्री जी, 2022 में मिला था इन्हें। ठीक है, गीतांजलि श्री जो फर्स्ट इंडियन विनर थी, किस नोवेल के लिए मिला था? टूम ऑफ सैंड को। ठीक है, ओरिजिनली वो रेत समाधि था उस बुक का नाम, हिंदी में शायद थी, पर जो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी तो टूम ऑफ सैंड। ठीक है, गीतांजलि श्री। ठीक है, ट्रांसलेट किसने करा? डेजी रॉकवेल ने। ये किसकी बात हो रही है? टूम ऑफ सैंड वाली बुक की है, जो कि गीतांजलि श्री को 2022 में क्या मिला था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक, अभी किसको मिला है 2026 में? ताइवान ट्रैवलॉग। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज का टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं, बेटर नेवर स्टॉप। ये किसने लिखी है बुक? श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, ये कौन है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर है फेडरल बैंक के, सीईओ है फेडरल बैंक के। ठीक है, नेचर ऑफ बुक है इनके मेमोर है, पार्ट ऑफ मेमोर, पार्ट ऑफ लीडरशिप गाइड, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा अभी, बेटर नेवर स्टॉप बुक किसने लिखी है? श्याम श्रीनिवासन जी ने। या फिर उल्टा घूम के क्वेश्चन आ सकता है कि श्याम श्रीनिवासन ने एक रिसेंटली एक बुक लिखी है, उसका नाम बताइए, तो उसका नाम होगा बेटर नेवर स्टॉप्स। ठीक है, फेडरल बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची, केरला में। टैगलाइन क्या है? यू आर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फाउंड कब हुआ था? 1931 में, एज ए ट्रावेनकोर फेडरल बैंक। इट इज लेटर रीनेम्ड एज फेडरल बैंक लिमिटेड इन 1947। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड हो गया फेडरल बैंक का। ठीक है, बेटर नेवर स्टॉप किसने? श्याम श्रीनिवासन। ये बुक है, साइड में आपको दे रखी है, ये बुक है। ठीक है, ये दो बुक्स आप याद रख लीजिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाला और ये बेटर नेवर स्टॉप, आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, ट्रेंडिंग अवार्ड्स जो कि रिसेंटली कोई अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, पहला है एग्रीकोला मेडल। ये किसको मिला है? नरेंद्र सिंह मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, किसने दिया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकोला मेडल किसको मिला है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किसने दिया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ठीक है, तो इसमें ये चीज तो आप पढ़ लेंगे, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल ऑनर है अवॉर्डेड बाय एफओ, ये कुछ नहीं है। प्रेजेंट किसने किया था? डॉक्टर क्यू यू दोग यू, डायरेक्टर जनरल है एफओए के, मतलब ये इस टाइम पे डीजी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डीजी कौन है अभी एफओ के? डॉक्टर क्यू दोंगयू। ठीक है, ये याद रखेंगे। इससे पहले किस किस को मिला है यही एग्रीकोला मेडल? सब उससे पहले मिला था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2008 में। उससे पहले जयप्रकाश नारायण जी को 1979 में। और उससे भी पहले विनय राजन राजन सिंह जी को कब? 1978 में। तो अभी केवल चार ही रेसिपिएंट्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, एग्रीकोला मेडल। अभी का ही पूछा जाएगा, एग्रीकोला मेडल किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, कुछ डाउट इस टॉपिक में? आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत एफएओ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट एफओ के बारे में आएगा। ठीक है, तो एफओ क्या है? एक इंटरनेशनल एफर्ट्स डिफीट हंगर को डिफीट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। प्रमोट क्या करती है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रमोट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम। क्वेश्चन पूछते हैं कि एफओ का हेडक्वार्टर, बहुत बार क्वेश्चन आता है, वन वन लाइनर सीधा सीधा, कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर का है रोम, इटली में।
और जो स्टैब्लिश कहाँ कब करा था, 1945 में करा था। ठीक है, इटली का अभी याद होगा आपको, न्यूज़ में मेलोडी मेलोडी चल रहा था, याद है? मोदी जी तो यहाँ से मेलोडी उठा के ले गए, सोचो, उधर इटली में। कैसे कैसे अच्छे दिन आ रहे हैं देखो। ठीक है, आगे चलें। ठीक है जी, किसी को कुछ डाउट हो एफओ से रिलेटेड तो बताइए। ठीक है, मेलोडी वाले अच्छे दिन आ रहे हैं, आप भी खाइए मेलोडी। थैंक यू सर, आपका टीचिंग बहुत इफेक्टिव है, करंट अफेयर्स के साथ आप स्टैटिक जीके कवर कर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके लिए, आप कमेंट कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे, मतलब पढ़ भी रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा पक्का। ठीक है, पीडीएफ डाल देना। हाँ जी हाँ जी सर, पीडीएफ जरूर डालेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरा हेडेक है। मेरा जो मेरा काम है वो मैं परफेक्टली करूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़ाई करिए। मेरे एंड से यही है कि आप पढ़ाई करिए, जो भी आपको मैंने पढ़ाया है उसको रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको ग्रैप्स होते चलेगा, और उतनी जल्दी आप मार्क करेंगे अपने क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन शीट में जो आंसर शीट होगी जो आपको मिलेगी एग्जाम में, उसमें जल्दी, उतना जल्दी आप मार्क करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो जल्दी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सॉरी, एक स्लाइड आगे हो गया। ठीक है, तो रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, कुछ नहीं है, ये इनको एक रिकग्निशन दिया गया, अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? स्वीडन ने। तो अभी मोदी जी थे ना, 3 4 जगह जा रखे थे, स्वीडन जा रखे थे, नॉर्वे जा रखे थे, तो उसके बाद लास्ट में इटली आए, फिर वहाँ मलोडी पकड़ाई या फिर वापस आ गया। ठीक है, तो ये है। तो इनको जो नरेंद्र मोदी जी को प्रेस्टीज ऑनर मिला है, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक विजिट गॉथेनबर्ग स्वीडन में। ठीक है, ये स्वीडन का हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है। क्या? स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड है जो किसी फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है, अपने यहाँ उनका कुछ और होगा, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, पर वो फॉरेन वालों को डिग्निटरी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये फॉरेन गवर्नमेंट के लिए उन्होंने ऑर्डर बना रहा कि फॉरेन गवर्नमेंट का कोई हेड होगा तो उसको हाईएस्ट ऑनर क्या देंगे हम, वो देंगे रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। ठीक है, कौन देती है, कौन सी कंट्री है? स्वीडन। ऑब्जेक्टिव रहने दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। प्रेजेंटेड बाय हर क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ स्वीडन, ये इनकी फोटो लगी है, क्राउन प्रिंसेस है विक्टोरिया स्वीडन की। ठीक है, ये कौन सा नंबर का रिकॉग्निशन या हॉनर मिला है पीएम मोदी को? 31st। ये पूछेगा ना कोई, क्योंकि अभी एक और मिलने वाला है, तो टोटल अभी होने वाले 32। अभी तक उन्हें प्रेजेंट डे में, आज क्या है, 3 जून, तो 3 जून तो उनको कम से कम कितने मिल गए हैं? 32 रिकॉग्निशन मिल गए हैं, अलग अलग कंट्रीज से जा जाके अवार्ड ले रहे हैं। ठीक है, मोदी जी स्टार बन चुके हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ये किसने दिया है? नॉर्वे ने दिया है। ठीक है, कोई बता सकता है स्वीडन की कैपिटल क्या है? किसको आइडिया हो, कमेंट बॉक्स में। स्वीडन का कैपिटल नहीं पता? स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, ऐसे मैप से भी याद रखिए। अब ये नॉर्वे का आ गया, नॉर्वे का कैपिटल क्या है? नॉर्वे का है ऑस्लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ऑस्लो। ठीक है, लिखा है। तो ये किसने दिया है? नॉर्वेजियन कंट्री ने दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर मेरिट। ठीक है, ये किसने प्रेजेंट किया है ना? किंग हेराल्ड ऑफ फिफ्थ ऑफ नॉर्वे, ये है, ये उनके किंग है, ये नरेंद्र मोदी जी है, ले रहे हैं। तो अब मैं बता रहा था ना, 32 हो गए, 32 इंटरनेशनल हॉनर हो चुके हैं, ऑनर हो चुके हैं किसके पास? मोदी जी के पास। ठीक है, अब ये देखो, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्वे जो है 43 ईयर्स बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट किया है। लास्ट कौन थे? राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी गए थे 43 ईयर्स पहले, अब उसके बाद नरेंद्र मोदी जी गए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इतने सालों बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे गया है। ठीक है, तो उनको सीधे ही अवार्ड थमा दिया कि ये बहुत दिनों बाद आए, अब कम से कम अवार्ड तो लेके जाइए। वहाँ मिठाई विठाई तो खिलाते नहीं हो आई थिंक, तो अवार्ड ही खिला दिया, मतलब पकड़ा दिया। ठीक है, तो किंग हेराल्ड भी नॉर्वे ने पकड़ाया, किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। अवार्ड का नाम याद रखना आप, ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब इसमें अवार्ड में ऑलरेडी नॉर्वेजियन लिखा है, तो नॉर्वे ये तो पूछेंगे नहीं भाई कौन सी कंट्री का है, तो किसको मिला है, तो ये पूछ लेंगे भाई सीधे, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर इन फोकस फोटोग्राफी अवार्ड्स 2025। ठीक है, ये किसको मिला है? रुखिया मोहम्मद जी को, इनका नाम है।
क्या मोहम्मद जी। ठीक है। मेजर कैटेगरी थी जो उनकी, उसमें विनर मिले हैं नेचर इन फोकस फोटोग्राफी अवार्ड्स जो होते हैं। कैटेगरी किसे, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पोर्टफोलियो में उन्होंने जीता, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है। ठीक है, नेचर इन फोकस मतलब नेचर से कुछ रिलेटेड होगा, उसी के अकॉर्डिंग उनको मिला है। विनिंग पोर्टफोलियो टाइटल कौन सा, इकोस फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट में इन्होंने फोटोज वोटो खींची होगी, वो इन लोगों को पसंद आ गई होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको अवार्ड दे दिया गया भाई, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ठीक है, नेचर इन फोकस फोटोग्राफी अवार्ड दो। तो रुकिया मोहम्मद याद रखना। ऐसा होता है ना कि जब भी आप क्वेश्चन मार्क करोगे ना, जैसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको अगर रुकिया मोहम्मद याद, नाम याद होगा ना, तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, अरे रुकिया मोहम्मद तो मैंने पढ़ा था कहीं। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा, तो आंसर देके आप मार्क कर सकते हो कि यार इसका आंसर रुकिया मोहम्मद रहो। ठीक है, ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ लेते हैं। ईस्टर्न घाट क्या है, डिसकंटिन्यूड डायसेक्टेड चेन है माउंटेन्स की, जो कि पैरेलली चलती है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। कहाँ कहाँ चलती है, जो कि ये हमारा स्टार्ट हो रही है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका भी कवर करती है थोड़ा थोड़ा। और ये पूरा एक डायसेक्टेड चेन है। डायसेक्टेड मतलब ये टूटी हुई है, इतने बड़ी भी नहीं है। मैक्सिमम हाइट इनकी शायद से 2200 मीटर या 2300 मीटर ही है। ठीक है। आपका जो सिक्किम में कॉन्चनजंगा माउंट है, उसकी हाइट कितनी है, कोई बता सकता है कमेंट में। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कितना छोटे ही है, 2200 2300 मीटर की ही है। तो कॉन्चनजंगा करीबन ऑलमोस्ट 8000 मीटर की हाइट है उसकी, और ये देखो 2200 2300 मीटर में ही छोटे छोटे बच्चे से हैं माउंटेन पे। ठीक है, ईस्टर्न घाट ऐसे ही है, छोटे छोटे। की फीचर्स क्या है मास्टर ईस्टर्न घाट का, हेविली इरोडेड है, मतलब इरोड हो चुके हैं, बहुत पुराने हैं, ये नए नहीं बने हैं, जैसे हिमालय हैं जो नए नए बने हैं अभी। ठीक है, बहुत पुराने हैं। ठीक है, इनसे रिवर्स कौन कौन सी चलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कुमारी, कावेरी। ठीक है, ये सब चीज़ें नाम याद रखना, तो क्या नाम। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेंडिंग डेज। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज है जो कि हम कवर करने वाले हैं इसमें। चलिए जी, आगे चलते हैं। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट आप खुद पढ़ लेना, छोटी छोटी सी वो है, ये याद करने वाली चीज़ है। मैं यहाँ पर बता भी नहीं पाऊंगा क्या चीज़ है, पर आप मेन इंपॉर्टेंट एंटी टेररिज्म डे याद करके जाना, जो मई 21 को मनाया जाता है। ये क्यों बोल रहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि उसी दिन इनका असैसिनेशन हुआ था, समझ रहे हो आप, 21 मई 1991 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटी टेररिज्म डे। वैसे ही हम टेररिज्म से कितने झेल रहे हैं टेररिज्म। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एंटी टेररिज्म डे कब होता है, मई 21 को होता है, और किससे रिलेटेड है, राजीव गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इंटरनेशनल टी डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, नेशन, थोड़ा थोड़ा आप देख लेना, एक नज़र मार लेना, इसीलिए मैंने फोटोज लगाई है कि आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो एंटी टेररिज्म डे में इक्कीस का, तो इसके साथ ये भी याद हो जाएगा इंटरनेशनल टी डे। क्यों, क्योंकि दोनों 2021 का है, ये भी मई 21 का है। ठीक है, तो दो तो ऐसे याद करवा दिया मैंने आपको, इंटरनेशनल टेररिज्म डे मई 21 का, और इंटरनेशनल टी डे भी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये वाला सेगमेंट, ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की अभी फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो फर्स्ट एनिवर्सरी कब मनाई गई थी, 7 मई 2026 को। ठीक है, तो ये 7 मई में मनाई गई थी। कवर शायद से मैं लेट कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ में मुझे टॉपिक मिला नहीं था, अभी मिला है तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, फर्स्ट एनिवर्सरी है ऑपरेशन सिंदूर की। प्रोजेक्ट पता होगा आपको इसके बारे में, इंडियन एयरफोर्स का वो था अभी जो पहलगाम में टेररिस्ट ऑपरेशन हुआ था, तो उसके अगेंस्ट हमने वो कर दिया था, पूरा का पूरा इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। यहाँ से हमारे पूरा आपको, आपके उधर भी हो रहा, हमारे यहाँ तो ब्लैकआउट भी हो रहा था, रात को सायरेंस भी बज रहे थे। तो उस टाइम के बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई, इतने सारे ड्रोन्स पाकिस्तान भेज रहा था इधर, हमारा वो जो क्या है वो S-400 है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था। आपको न्यूज़ में आपने देखा होगा कैसे वो पटाखे से बज रहे थे, किसमें, ऊपर आसमान में, इधर से ड्रोन आ रहे हैं, इधर से S-400 अपनी मिसाइल छोड़ रहा है, दोनों क्लैश हो रहे हैं, और वो डी न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर का डेट याद रखना, May 7 2026, और इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक, गोल्डन डोम अमेरिका। अब ये क्या है, तो ये गोल्डन डोम क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। गोल्डन डोम क्या है, एक ऐसा एक वो बना देंगे, अमेरिका एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जो कि एक गोल्डन डोम शील्ड बनाया जाएगा
जिससे कि कोई भी अगर मिसाइल अमेरिका को अटैक करती है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, ये कोई शीट ही नहीं लगाएगा ऊपर से, नीचे यहाँ पर काफी सारी अपने साइड साइड में जहां भी हैं छोटी छोटी मिसाइल टारगेटिंग वो असेंबली क्रिएट कर दिया, मतलब अपनी जो मिसाइल टारगेटिंग वेपन्स होते हैं जो कि मिसाइल छोड़ते हैं, सॉरी मिसाइल छोड़ते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स टारगेटिंग वेपन्स रख देगा। अब कोई मिसाइल अगर इधर से आई, जैसे ईरान से कोई मिसाइल आई ऐसे, तो यहाँ से मिसाइल उड़ेगी, ठीक है, और इस मिसाइल को डीन्यूट्रलाइज कर देगी आसमान में ही। इसी को बोला जाता है गोल्डन डोम। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, यही ऐसे ही यहाँ से कोई मिसाइल आई तो यहाँ से मिसाइल उड़ेगी, इसको यहाँ टकराएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यही इसको गोल्डन डोम प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका। ये पहले जो है ऑलरेडी है, वो किसके पास है, इसराइल के पास है। इसराइल के पास ऑलरेडी है, तो भी वो ईरान से जितनी भी मिसाइल्स आती है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, यहाँ से ईरान से मिसाइल उड़ रही है, फिर यहाँ से इसराइल से उड़ रही है, दोनों आसमान में न्यूट्रलाइज हो जा रही है, तो एक तरीके से क्या है, शील्ड है। तो गोल्डन डोम ऑफ अमेरिका प्रोजेक्ट करा है, अमेरिका के पास है नहीं, इसराइल के पास ऑलरेडी है, इसराइल अभी उसे यूज भी कर रहा है। पर अब अमेरिका को भी लग रहा है भाई ईरान की मिसाइलें यहाँ तक ना पहुंच जाए तो हम ही बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, उनको भी डर लग गया है, सोच ऐसी हालत हो गई है अब अमेरिका की। अमेरिका का जो दबदबा था वो अब रहा नहीं है, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसका एक ऑरा था अमेरिका का, वो खत्म होते चले जा रहा है। ईरान ने पूरी धज्जियां उड़ा दी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। पहला, इसमें सोलर विंड मैग्नेट्रोब्स आइनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर स्माइल मिशन। कुछ नहीं है, स्माइल मिशन पूछेगा क्या कर रहा है ये स्माइल मिशन, देखो। ठीक है, स्माइल मिशन करता है क्या, ये एक फर्स्ट एयरक्राफ्ट है टू कैप्चर ग्लोबल बर्ड्स आई व्यू वीडियो। किसका, ये एक वो है स्पेसशिप है जो कि जो इंडिया बोल रहा हूँ मैं, अर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और सोलर से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फोटोज ले रहा है, और कुछ नहीं ले रहा है। यही स्माइल मिशन का ऑब्जेक्टिव है और यही चीज ये कर रहा है, कैप्चर द ग्लोबल बर्ड्स आई एक्स रे वीडियोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक बाउंड्रीज, ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, कुछ नहीं करना है। स्माइल मिशन है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट कर देना। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना रही है। लिफ्टेड कहाँ से हुआ था, यूरोप के स्पेस पोर्ट से, लोकेटेड इन कॉन्ड्रो फ्रेंच गुएना। ठीक है, फ्रेंच गुएना कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये वाला फ्रांस नहीं है, वहाँ वाला फ्रेंच गुयाना में इनका साउथ अमेरिका, याद है कि जहाँ अर्जेंटीना ब्राजील है वहाँ पर इनका स्पेस लॉन्चिंग मिशन है, मतलब वो स्टेप फैसिलिटी है, वहाँ से लॉन्च हुआ है स्माइल। ठीक है, सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर एंड लिंक एक्सप्लोरर। ठीक है जी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 22 मेंबर स्टेट की ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश कब हुई थी, 1975 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। पूछ लेगा ईएसए की, वही कब स्टैब्लिश हुआ था, 1975 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है जी, चले आगे, कोई दिक्कत किसी को परेशानी, थोड़ा साइंस एंड टेक वाले में होता है इशू, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बूंदी बोगियो वायरस डिजीज। अब ये क्या हो रहा है भाई, एक नया सा वायरस है, अभी हम इतने वायरसों से ऑलरेडी परेशान है, एक नया वायरस आ गया, पता नहीं कितने वायरस आ रहे हैं, हर महीने में नया वायरस आ रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, बूंदी बोगियो वायरस डिजीज ये कहाँ हो रहा है, कॉन्गो और युगांडा में फैल रहा है। ठीक है, कर क्या रहा है, ये इबोला डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, इसको WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। कब करा था, May 17 2026 को। ठीक है जी, तो है क्या ये, बोंदो बुगियो इबोला वायरस एक वायरस है जो कि ऑर्थोबोला वायरस का एक जीनस है जो कि इबोला डिजीज ह्यूमंस में कर रहा है। ये वायरस कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो बोला जा रहा है कि बैट्स, कौन से बैट्स, सॉरी, जो फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं वो शायद से इस वायरस को फैला रहे हैं, या ये उनसे ओरिजिनेट हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, अभी किसी को पक्का नहीं पता, पर शायद से ऐसा हो रहा है इबोला डिजीज के लिए। तो क्वेश्चन ये आया, बूंदी बोगियो वायरस डिजीज किससे रिलेटेड है, वो इबोला डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा और इससे आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, WHO बहुत वो रहती है, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है, स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, UN की। ठीक है, 1948 में ये फॉर्म हुई थी, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है,
कि भाई कब हुई थी डब्ल्यू एच ओ फॉर्म, 1914 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, कितनी मेंबर स्टेट इसके? 194। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा कि 194 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें टोटल। ठीक है, 1948, 194 मेंबर स्टेट, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही चीज़ इसमें पूछी जाती है। 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड और 194 मेंबर स्टेट। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ गया सेगमेंट। ठीक है जी, इंडियन सुपर लीग खत्म हो गई हमारी फुटबॉल वाली। ठीक है, जीता कौन? ईस्ट बंगाल एफसी। ठीक है, मेडन टाइटल था उनके लिए, पहली बार जीती है ईस्ट बंगाल एफसी। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? किशोर भारती क्रीड़ांगन इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, मतलब कोलकाता में मैच हुआ था। ठीक है, फाइनल मैच ईस्ट बंगाल एफसी। से प्राइस कितना मिलता है? 1.25 करोड़ मिलता है। ठीक है, ये क्या 22 साल बाद 300 में? ठीक है, ये तो रहना दो, कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ लेना इसे। गोल्डन बूट किसको मिला है? ये है, इसको आप देख लेना। गोल्डन बूट किसको मिला है, गोल्डन बॉल किसको मिले हैं, गोल्डन ग्लव किसको मिला है, और ये कौन सा सीजन था आईएसएल का? 12th सीजन। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि 12th सीजन ऑफ आईएसएल है। ठीक है जी, 12th सेशन ऑफ आईएसएल। अभी आईपीएल का कौन सा सीजन था, मैंने ऊपर बताया था आपको? आईपीएल का कौन सा सीजन था ये? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? सुन रहा है मुझे अगर कोई तो ढंग से, अगर अपने घर के काम नहीं कर रहे हैं। 19, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस ऐसे ही याद रखना है आपको। सीधे आपको पूछा कि कौन सा सेशन था आईपीएल का, सीजन था आईपीएल का, आप डायरेक्ट मार्क करोगे 19। कोई दो बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही आप आईएसएल का सीजन मार्क करोगे क्या? 12th। बस ऐसे ही मुझे एक्टिव स्टूडेंट चाहिए कि बहुत एक्टिव रहे। एक चीज ध्यान से सुने, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कचरा लिखा हुआ ना, इसको ऑलरेडी फिल्टर करके आपको दे रहा हूँ। बहुत कचरा होता है न्यूज में, इतना कचरा कि आप देखोगे तो आप पागल ही होगे। इतना पढ़ना है क्या? तो आपको पीएचडी नहीं करनी किसी भी चीज़ में। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि मुझे वो एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आएगा उसको मैं सॉल्व कर लूँ। ठीक है जी, यही करना है हमें। हमें पीएचडी नहीं करनी है कि नहीं हम, मैं तो भाई इंडियन सुपर लीग के बारे में सब कुछ पढ़ के जाऊंगा। कोई मुझसे पूछेगा इंडियन सुपर लीग को तो मैं तो ऐसे लिख के आऊंगा, नहीं नहीं, वो नहीं करना है। हमें एक वन मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेगा अब डायरेक्ट मार्क करें। 12 सीजन आईएसएल का, 19 सीजन आईपीएल का। ठीक है, आगे चलते हैं। ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1920 में, 1920 में फाउंड हुई थी। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक फुटबॉल क्लब से। ठीक है, बेस्ड कोलकाता एंड टीम कोच्ड बाय ओजार डोजॉन। कोई नहीं पूछेगा, बस एज इन मैं आपको बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ। ठीक है, आईएसएल कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, आ गया इटालियन ओपन, अभी हुआ है। ठीक है, तो ये इटालियन ओपन अभी अभी खत्म हुआ है। इसको रोम मास्टर्स भी बोला जाता है, हिस्टोरिक माइलस्टोन। ठीक है, इसमें जीता कौन? मेन सिंगल में कौन जीता है? जेनिक सिगर जीते हैं। वुमेन सिंगल में एलिना सिवितोलिना, ये जीती है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा भाई, मेन सिंगल इटालियन ओपन कौन जीता है? जेनिक सिनर। और विमेन कौन जीता है? एलिना सिवितोलिना। ठीक है, यही दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, और कुछ नहीं आता। आपको ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, यही दो क्वेश्चन आएंगे। और इसमें डबल ट्रिपल इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं, कोई रखने की याद जरूरत नहीं है, आप इतना दिमाग भरेगा। तो मेन में कौन जीता, वुमेन में कौन जीता। और जो एक इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सिनर जो है फर्स्ट इटालियन मैन बन चुके हैं टू विन रोम सिंगल टाइटल इन 50 ईयर्स। मतलब 50 साल बाद किसी इटालियन ने इटालियन ओपन जीता है। तो आपको ये भी पता है जो जेनिक सिनर है वो हमारे इटली के ही है, लिखा हुआ है मैंने। तो जेनिक सिनर क्या है? इटली के ही है। ठीक है, और ये 50 साल में पहले इंसान बन चुके हैं जो इटालियन मैन है, जो कि इटली का ही टेनिस जीतते हैं। ठीक है, फोटो लगी है, आप देख रहे होंगे इधर से। ये हमारे जेनिक सिनर जी है, और जो नीचे वाली है वो एलिना जी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग। ठीक है, ये अभी अभी कंक्लूड हुआ है। तो आर्सेनल एफसी जो है हमारी जीत गई है। ठीक है, रनर अप कौन रहा है? मैनचेस्टर एफ सिटी एफसी। ये 34th एडिशन था इसका। आईपीएल का 19th, आईएसएल का 12th, आई थिंक 12th ही था ना, मैं खुद भूल गया शायद। हाँ जी, 12th ही था। ठीक है, और इंग्लिश प्रीमियर का ये 34th एडिशन था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, 34th एडिशन था प्रीमियर लीग का। ठीक है, मोस्ट प्रीमियर लीग टाइटल किसके पास है? मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है। अब मोस्ट कंजिक्यूटिव टाइटल किसने दिया, मतलब लगातार कौन जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ही जीती है। ठीक है,
रिकॉर्ड मोस्ट कंसेक्यूटिव प्रीमियर टाइटल। तो अभी कौन जीता है? आर्सेनल एफसी। यही क्वेश्चन आया कि अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग कौन जीता है? आर्सेनल एफसी जीता है। ठीक है, रनर अप कौन था? मैनचेस्टर सिटी एफसी। ठीक है, आगे चलें। चलिए जी, अब आगे इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहला टॉपिक है, अभी क्या हुआ, जो हम मोदी जी नीदरलैंड भी गए थे, ठीक है। तो नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, लास्ट में इटली में मेलूडी पकड़ाई और घर आ गए। ठीक है जी। तो फिर जो अभी जो नीदरलैंड गए थे मोदी जी, तो मोदी जी को वापस जो नीदरलैंड के पास एक हमारा जो एंटीक था, हिस्टोरिकल एंटीक था, वो उनके पास था। तो उसका नाम क्या है? चोला की कॉपर प्लेट्स। जो चोला डायनेस्टी थी ना साउथ इंडिया में, उसकी कॉपर प्लेट्स थी कुछ नीदरलैंड के पास। तो वो मोदी जी को हैंड ओवर कर दी गई है। ये देखो उसकी फोटो लगी है कॉपर प्लेट से, कब की? चोला डायनेस्टी की। तो मोदी जी को आए होंगे, तो मोदी जी को बोला बड़े दिनों बाद आए हैं यार, आप तो ये कब से वेट कर रहे हो, आप आए ही नहीं हो। तो इतने दिनों से हम रख के बैठे हैं आपकी, करीबन नहीं भी नहीं तो हो गए 150 200 साल हो गए होंगे, जब हम आपके यहाँ डच जब आई थी राज करने के लिए, तो हम चुरा के ले गए थे इसे। अब हमें याद आ रहा है कि यार ये तो हमने चुराया था इंडिया से, इसको हम वापस देते हैं। तो आप इसे वापस ले जाइए इंडिया। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है, ब्रिटेन भी कितनी बार चुरा के ले गया हमारी चीज़ें इतनी सारी। ठीक है, तो इसे वापस कर दिया गया है 11वीं सेंचुरी चोला कॉपर प्लेट्स। किसने? नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की कैपिटल कौन सी है? बता सकता है कोई नीदरलैंड की कैपिटल? नीदरलैंड तो बहुत फेमस कंट्री है। आप बताइए, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? जल्दी जल्दी जल्दी, किसी को याद हो? नहीं याद है? मैं बता देता हूँ, एम्स्टर्डम। हेग नहीं है, 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 एम्स्टर्डम है। ठीक है। कोई नहीं, ऐसे ऐसे कैसे करते करते मैं आपको सारी कंट्रीज की कैपिटल याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे करके। मोदी जी हमें घुमाएंगे और मैं आपको घुमाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चोला डायनेस्टी कहाँ की? सदर्न इंडिया की है, जो कावेरी रिवर है उसके आसपास इनका किंगडम था। तमिल है, 3rd सेंचुरी BC से 13th सेंचुरी BC के में इनका राज था वहाँ पर। ठीक है, फाउंडर कौन थे? विजयाला चोला जी। ठीक है, ये इसके फाउंडर थे, काफ़ी लंबे समय तक करी है राज, इन्हीं भी 1000 1200 साल हो गए। ठीक है, कैपिटल कौन है? थांजावुर, गंगई कोंडा चोलापुरम और उरियूर, ये तीन इसकी कैपिटल थी। एम्बलम क्या है? टाइगर था। ठीक है, ये चोला डायनेस्टी के बाद थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी। आप खुद भी पढ़ना है इसे, हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, आप अपना हिस्ट्री का क्लासेस होगी, तो आप ये चीज़ पढ़ोगे चोला डायनेस्टी के बारे में वहाँ पर। ठीक है, फाउंडर मैंने बता दिया, कैपिटल क्या है, टाइगर क्या है, कावेरी रिवर के आसपास थी साउथ इंडिया में। ठीक है, अब इसका एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि है बृहदेश्वर टेम्पल। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तो ये क्या है? थंजावुर में। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, थंजावुर में। ठीक है, ये बहुत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और ये बनाया किसने था? राज राजा चोला फर्स्ट। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि थंज वो बृहदेश्वर टेम्पल स्लैश थंजावुर टेम्पल किसने बनाया गया था? राज राजा चोला फर्स्ट ने बनाया गया था। तो आपका डायरेक्ट आंसर मार्क हो जाएगा कि राज राजा चोला जी ने बनाया था। और ये देखो, उसकी मैंने फोटो लगा रही, कितना मैग्निफिसेंट टेम्पल है। कभी आप तमिलनाडु जाइए तो देख के आइए जरूर। मैं खुद नहीं गया हूँ, पर टाइम कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर देख के आऊँगा। यहाँ पर काफ़ी सारी वो प्री वेडिंग शूट भी होते हैं आजकल तो। आप यूट्यूब में देखोगे तो प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं यहाँ पर टेम्पल्स में जाके। पूजा करनी चाहिए टेम्पल में जाके, प्री वेडिंग शूट चल रहा है टेम्पल में। कैसा ज़माना आ गया बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा ख़त्म ये वाला टॉपिक। इसमें कोई किसी को इशू हो तो बताना। हेग में जो आपने हेग आंसर दिया था ना, तो वहाँ पर उनका पैलेस है एक्चुअली। नीदरलैंड में जो उनके राजा है ना, उनका पैलेस है वहाँ पर। मतलब पैलेस का मतलब क्या होता है? जो उनका राजा का महल, ठीक है, वो हेग में है। उनका भी राजा होता है नीदरलैंड का। अलग अलग वहाँ के जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनमें सब जगह राजा है, गवर्नमेंट है अलग से, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब है, तो राजा भी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया कवर। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी था। ये एंड हो गया सेशन। हैव ए नाइस डे अहेड। आपको कुछ इशू हो, कोई डाउट है, तो हम 2 मिनट तक मैं क्वेश्चंस लेने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद हम